हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, हम पहले एग्ज़ाम के बारे में बताते हैं, तब फिर आपका एक क्वेश्चन है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, एग्ज़ाम के बारे में बीएड का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम के बारे में हम बता रहे हैं। देखिए, एग्ज़ाम बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में या चाहे बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए, कोरोना के कारण तो एग्ज़ाम का बहुत डेट आया, फिर पोस्टपोन्ड हो गया, फिर आगे बढ़ा। देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में स्पेशल बताते हैं। आपका एग्ज़ाम होगा अक्टूबर के, समझ लीजिए लास्ट में, मतलब लास्ट करने का मतलब हुआ 20 अक्टूबर के बाद ही होगा, और नवंबर तक, मतलब इतना भी एग्जाम ले लेना चाहिए जहाँ तक मेरा चांस है। और देखिए, इतना फिक्स हो गया है कि पहले सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा, तब फर्स्ट ईयर का होगा। मतलब पहले बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा, तब फर्स्ट ईयर का होगा। देखिए, एक बिहार का ही भागलपुर यूनिवर्सिटी है, वो अपना एग्जाम पैट शेड्यूल निकाल लिया है कि हम मतलब कब कब एग्जाम लेंगे। देखिए, जो भागलपुर यूनिवर्सिटी है वो बोली हुई थी कि 28 सितंबर से हम एग्जाम लेंगे सेकेंड ईयर का, और 30 सितंबर से हम लेंगे फर्स्ट ईयर का। देखिए, उसका शेड्यूल भी बता देते हैं, आपको विश्वास हो जाएगा। देखिए, लिखा हुआ है तिलक तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर। देखिए, यहाँ आप देखिएगा लिखा हुआ है प्रोग्राम फॉर बीएड एग्जामिनेशन सेकेंड ईयर। देखिए, यहाँ लिखा है सेशन 18-20। देखिए, 28/9/2020 लिखा हुआ है, उस दिन से स्टार्ट होगा। पेपर का नाम है पेपर का नाम है C8। पेपर का नाम क्या है? C8। हम लोग को 7 तक पढ़ना था। यहाँ पर पेपर का नाम क्या है? C8, जिसका नाम है नॉलेज एंड कैरिकुलम। ठीक है। और एक और कन्फ्यूजन था कि एग्जाम कितने घंटा का। देख लीजिए, यहाँ पर 3 घंटा का एग्जाम है, नहीं दिखाई दे रहा हो लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 3 घंटा का एग्जाम होगा। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 घंटा का एग्जाम होगा। पेपर का नाम क्या है? C8। फिर लिखा हुआ है, देखिए 1 तारीख के फिर एग्जाम है, फिर 5 के है, फिर उसके बाद 9 का एग्जाम है। फिर 12 का है। तो देख लीजिए, तो यहाँ तो शेड्यूल निकाल दिया है। कौन एग्जाम का कैसे शेड्यूल होगा? तो भागलपुर यूनिवर्सिटी निकाल दी है। तो इससे आप एग्जाम लगाइए कि हम लोग को प्रमोट नहीं किया जाएगा। देखिए, बिहार का जितना भी है सब तो एक ही राजभवन के अंतर्गत आता होगा, तो प्रमोट हम लोग को करना रहता था, प्रमोट कर दिया रहता है। तो हम पहले ही बता दिए, देखिए जिसको जिसको प्रमोट करना था वो पहले ही कर दिया जाए। आप देख लीजिए 6 7 जितना भी क्लास था, 10th का, ये सब इंटर 11th का, ये सबको प्रमोट कर चुका है। चाहे इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये सब में क्या है, जिसको प्रमोट करना था प्रमोट करके आगे की पढ़ाई हो रही है। लेकिन अभी तक प्रमोट नहीं किया, जिसका मतलब समझिए कि हम लोग का क्या होगा, एग्जाम होगा। इसीलिए आप लोग एकदम निश्चित हो जाइए कि आप लोग का क्या होगा, एग्जाम होगा। लेकिन डेट उनको निकाल देना चाहिए कि बच्चा सीरियस हो जाए पढ़ने में। टेंशन तो सबको हो गया कब एग्जाम होगा, एक डेट आएगा तो कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। तो इतना फिक्स हो गया है कि आपका एग्जाम अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में होने की ज़्यादा उम्मीद है मेरे अनुसार। कब होगा इसका कोई हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो आइए हम अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो ये चीज़ आप एग्जाम के बारे में, और एग्जाम के बारे में याद रखिए कि आपका सब्जेक्टिव भी एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। कि देख लीजिए, भागलपुर यूनिवर्सिटी भी है, वो भी 3 घंटा की एग्जाम ले रही है, बताइए सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। आइए अब देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा है कि घर में पुरुष की भूमिका तथा परिवार में नारी की भूमिका पर प्रकाश डालें। मतलब स्त्री की भूमिका क्या है, परिवार या समाज। यहाँ पर समाज भी लिखेगा तो वही आंसर आपको लिखना होगा कि समाज में पुरुष और महिला की भूमिका का वर्णन करके, मतलब कोई भी आपको देगा कि पुरुष और महिला की भूमिका का वर्णन करे, तो यही आंसर आप लिखिएगा। देखिए, हम लोग को जो पेपर 6 है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं लिंग, विद्यालय और समाज। देखिए, ये ऐसा मतलब कोर्स हम लोग को बीएड में दिया गया है कि आप समाज के साथ कैसे, मतलब कैसा, मतलब समाज के प्रति आपका व्यवहार हो, उसी चीज सब के बारे में हमको पढ़ना है। कि समाज में आपका, विद्यालय में, और लिंग पर, मतलब ये सब चीज के बारे में पढ़ना है कोर्स में। बीएड कोर्स में देने का इसका मुख्य कारण यही है। तो आइए इसके हम देखते हैं, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा, यहाँ पे छूट गया है। यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं इस जगह, इंट्रोडक्शन, या प्रस्तावना भी लिख सकते हैं, या परिचय भी लिख सकते हैं, जो लिखना है। आइए देखते हैं पढ़ते क्या लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। देखिए, जो हम लोग का समाज है ना, पुरुष प्रधान समाज है। लेकिन देखिए, कोई भी काम करना होगा तो पुरुष से ही राय लिया जाता है, समझ है, मतलब पुरुष पर ही निर्भर है, कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि भारतीय समाज क्या है, पुरुष प्रधान समाज है। किसी भी परिवार एवं समाज के सशक्तिकरण के लिए पुरुष तथा महिला दोनों लिंगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। देखिए, आप देखिएगा वो चीज़, कोई भी विकसित देश है वहाँ पे देखिएगा कि वहाँ पर पुरुष और महिला दोनों काम करती है, मतलब दोनों ऑफिस में या जॉब करती है, ये सब चीज़ें। लेकिन भारत में क्या है कि महिला नहीं जॉब करती है, मतलब पुरुष ही जॉब करते हैं। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा विकास हुआ है शहरी क्षेत्र में, लेकिन गाँव में अभी भी देखिएगा तब पुरुष ही काम करते हैं, महिला नहीं करती है, समझ रहे हैं। तो वहाँ पर देखिए, दोनों आदमी काम करेंगे तो ज़्यादा विकास होगा।
समझ रहे हैं। इसीलिए भारत विकास उतना नहीं कर पाया जितना अमेरिका, चाइना, जापान ये सब विकास किया, क्योंकि वहाँ पर पुरुष और महिला दोनों काम करते थे। क्योंकि जहाँ दोनों काम होगा तो परिवार का विकास होगा, फिर परिवार से समाज का, समाज से फिर देश का, ऐसे विकास होता है। तो वही चीज़ कहा गया है कि किसी भी परिवार एवं समाज के सशक्तिकरण, सशक्तिकरण का मतलब है कि मतलब मजबूत बनाना। सशक्तिकरण का मतलब होता है कि मजबूत, सशक्त बनाना, सशक्त बनाना, सशक्त मतलब मजबूत बनाना। तो किसी भी परिवार एवं समाज के सशक्तिकरण के लिए पुरुष तथा महिला दोनों लिंगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि दोनों के ही सहयोग से परिवार का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि दोनों के सहयोग से ही किसका निर्माण होता है, परिवार का निर्माण होता है। ठीक है, परिवार एक आदमी से नहीं बनता है, परिवार पुरुष या महिला दोनों रहेंगे तभी परिवार का निर्माण होगा। फिर लिखा हुआ है, हम ये भी जानते हैं कि पुरुष तथा महिला दोनों ही जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। देखिए जीवन जो होता है ना, वो पुरुष महिला समझिए कि दो गाड़ी है। एक गाड़ी टूट मतलब एक गाड़ी का पहिया टूट जाएगा तो जीवन नहीं चल पाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर कहा गया है कि हम ये भी जानते हैं कि पुरुष तथा महिला दोनों ही जीवन रूपी गाड़ी के क्या है, दो पहिए है। अतः दोनों का ही जीवन रूपी गाड़ी को सही रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब दोनों में से एक भी चल जाएंगे तो जीवन रूपी गाड़ी क्या होगा, नहीं चल पाएगा। फिर लिखा हुआ है नीचे कि परंपरागत रूप से देखा जाए, मतलब परंपरागत का मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। परंपरागत का मतलब क्या होता है, ट्रांडिशनल, रूढ़िवादिता जिसे हम बोलते हैं, कि जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब जो मतलब हमारे बाबा परदावा के समय चलता था वही हमारे पापा के समय चल रहा है, वही हमारे समय चल रहा है, तो उसी को परंपरागत बोला जाता है। तो वही लिखा है कि परंपरागत रूप से देखा जाए तो पुरुष और महिला लिंग की भूमिका परिवार में उनके कार्यों के आधार पर होती है। देखिए जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे कोई भारी काम करना हो, जैसे मान लीजिए बोरा उठाना हो, मतलब कोई भी मतलब जो या घर के बाहर का काम हो तो कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। ठीक है, और घर का भीतर काम हो जैसे खाना बनाना हो, साफ सफाई, मतलब ये सब कौन करता है, घर की स्त्री करती है। जो हमारे भारतीय समाज में अभी भी गाँव में आप जाइएगा तो ये सब चलता है। तो वही चीज़ कहा गया है कि परंपरागत रूप से देखा जाए तो पुरुष और महिला लिंग की भूमिका परिवार में उसके कार्य के आधार पर होती है। मतलब उसकी भूमिका क्या है, कि खाना बनाना किसका भूमिका है, तो उसके कार्य के आधार पर हम तय करते हैं कि उसकी क्या, महिला की क्या भूमिका है, पुरुष की क्या भूमिका है, आधार पर होती है। हम जानते हैं कि भारतीय समाज द्वारा पुरुष और महिला लिंग दोनों कार्य निर्धारित किए गए हैं। मतलब भारतीय समाज द्वारा क्या है कि पुरुष के लिए क्या है कि घर के बाहर के कार्य करेंगे, स्त्री है या महिला है जो घर के भीतर के कार्य करेगी, फिर उसके बाद है कि बाल बच्चा, मतलब जो उसके बेटा उसका सेवा करेगी, यही सब क्या है, मतलब पुरुष मतलब निर्धारित किया गया भारतीय समाज द्वारा। तो वही चीज़ कहा गया है कि हम जानते हैं कि भारतीय समाज द्वारा पुरुष एवं महिला लिंग दोनों के कार्य निर्धारित किए गए हैं। ज्यादातर समाज में देखा जाता है कि घर के बाहर की कार्य पुरुष करते हैं। मतलब घर के बाहर जो कमा के ले आना है, ये सब जो सामान उमान ले आना है, कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। जैसे कोई चीज़ है, जैसे गेहूँ पिसवाना है, ये सब मतलब कोई भी बाहरी कार्य करना है वो कौन करेंगे, पुरुष करेंगे। तो वही कहा गया है, ज्यादातर समाज में देखा जाता है कि घर के बाहर का कार्य पुरुष करते हैं, तो वही घर के भीतर का कार्य कौन करते हैं, स्त्री द्वारा किया जाता है। घर के भीतर कोई भी काम हो, खाना बनाना या जो भी है, साफ सफाई जो भी है, कौन करते हैं, महिला करते हैं, स्त्री द्वारा किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा बात नहीं है। अब महिला लिंग की भूमिका आर्थिक केंद्र बिंदु, देखिए आर्थिक केंद्र बिंदु का मतलब होना है कि महिला का जॉब, जॉब मतलब नौकरी करना, नौकरी करेगी तो पैसा होगा। आर्थिक का मतलब क्या होता है कि पैसा, तो पैसा का रूप में पैसा वो भी कमा रही है, वो भी जॉब कर रही है। पहले देखिए गांव में अभी भी है कि महिला को जॉब करने नहीं दिया जाता है, नौकरी करने नहीं दिया जाता है। ठीक है, लेकिन शहर में ऐसा भी बात नहीं है। धीरे धीरे गांव में भी अब विकास हो जाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे देखिए ये सब किसके कारण होता है, तो अशिक्षा के कारण। ठीक है, अब शिक्षित सब समाज हो रहा है, तो ये सब चीज़ अब धीरे धीरे जो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगा। तो वही चीज़ कहा गया है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा बात नहीं है। अब महिला लिंग की भूमिका आर्थिक केंद्र बिंदु के रूप में होती है। तो हो गया, ये तो आपको अथी के बारे में बताया गया था। अब देखिए, अब लिखा हुआ है कि पुरुष लिंग की भूमिका परिवार में, मतलब परिवार में पुरुष की क्या भूमिका है। देखिए लिखा हुआ है, पुरुष लिंग की भूमिका परिवार में मुखिया के रूप में होती है। देखिए अभी भी आप गांव समाज में देखिएगा तो जो घर का जो पुरुष जो बड़े जो होते हैं, जो वही क्या होते हैं, घर का मुखिया होता है। कोई भी काम होगा, कोई भी निर्णय लेना होगा, कोई भी चीज़ होगा तो वही करेंगे। तो वही चीज़ बोला गया है कि पुरुष लिंग की भूमिका परिवार में क्या होती है, कि मुखिया के रूप में होती है। भारतीय समाज में पुरुषों को सदियों से उच्च स्थान दिया गया है। देखिए भारतीय समाज में क्या गया है कि पुरुष को उच्च स्थान दिया गया है, मतलब सब चीज़ में पुरुषों के ही स्थान दिया गया है। प्राचीन काल में यदि पुरुष की भूमिका देखी जाए तो यह कहा जा सकता है कि पुरुष लिंग का कार्य परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन कमाना तथा पूरे परिवार को संरक्षण प्रदान करने के रूप में होता था। देखिए प्राचीन समय में आप देखिएगा तो क्या है, सही बात लिखा है कि अभी भी वही होता है कि पुरुष लिंग के कार्य क्या है, परिवार की आवश्यकता है, उसकी क्या आवश्यकता को पूरा करना, जो भी चीज़ है
उस चीज़ को क्या करना है, जो जो उसका नीड है, परिवार की आवश्यकता है, उसकी चीज़ को क्या करना है कि पूरा करना। धन कमाना, आर्थिक वही बोले हैं कि आर्थिक केंद्र बिंदु मतलब पुरुष है पहले के अथी से, लेकिन अब महिला भी है। तो धन कमाना, पैसा कमा के घर ले आएगा, तो धन कमाना तथा पूरे परिवार को संरक्षण मतलब उसको प्रोटेक्शन देना, मतलब उसको संरक्षण प्रदान करना करने वाले के रूप में होती है। प्राचीन काल में जब सभ्यता का इतना विकास नहीं हुआ था, मतलब सभ्यता का इतना विकास नहीं होता, हम बोल सकते हैं सभ्यता को इंग्लिश में सिविलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो प्राचीन काल में जब सभ्यता का इतना विकास नहीं हुआ था, तब भी पुरुष जंगलों में जाकर शिकार करते थे और परिवार का भरण पोषण करते थे। हम पहले भी बताए हुए हैं कि आपको बताए थे कि पुरुष का क्या है, घर से बाहर काम करते हैं। देखिए जब सभ्यता मतलब क्या होता है कि मतलब सभ्यता का मतलब होता है एक नियम निर्धारित किया जाता है। जैसे आप जिस समाज में रहते होंगे, देखिए उस समाज में कुछ कुछ नियम होता है, इस नियम के अनुरूप आपको चलना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो वही सभ्यता का मतलब होता है कि एक नियम बना दिया जाता है, और वही को सभ्यता बोलते हैं। सिंपल आप लैंग्वेज में समझिएगा। जैसे आप समाज में रहते हैं तो देखिए कुछ कुछ आपको काम नहीं करना पड़ता है, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जाम में कोई गलत काम कीजिएगा तो समाज उस चीज़ को बोलता है कि नहीं करने के लिए, मतलब बहुत चीज़ है कि उस समाज रोकता है उस कार्य करने के लिए, तो आप क्या करते हैं उसी के अनुरूप आप कार्य करते हैं। तो वही चीज़ कहा गया है कि प्राचीन काल में जब सभ्यता का इतना विकास नहीं हुआ था, तब भी पुरुष जंगलों में जाकर शिकार करते थे और परिवार का क्या करते थे, भरण पोषण करते थे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। पुरुष लिंग की भूमिका परिवार में घर के दायित्वों को पूरा करने वाला, अपनी पत्नी का सम्मान करने वाला, बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देने वाला, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला तथा परिवार को अधिक से अधिक सुख सुविधा प्रदान करने वाला, पत्नी का घरेलू कार्य में सहयोग प्रदान करने वाला और एक पुत्र के रूप में अपने माता पिता का वृद्धाश्रम में ध्यान रखने वाला। इतने पढ़ते फिर आगे पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि जो पुरुष लिंग की भूमिका है अभी वर्तमान समय में देखिएगा, आप कोई भी शहर या गांव में देखिए सेम वही मिलेगा आपको, क्योंकि आप भी समाज में रहते हैं, हम भी समाज में रहते हैं, तो समाज सबका एक ही जैसा है। तो देखिए लिखा हुआ है कि पुरुष लिंग की भूमिका परिवार में घर के दायित्वों को पूरा कर, दायित्व मतलब जितना उसकी जरूरत की चीज़ है उसको पूरा करने वाला, अपनी पत्नी का सम्मान करने वाला, जो उसकी पत्नी उसको सम्मान करेगा। बोला जाता है कि जो औरत होती है लक्ष्मी की रूप होती है, मतलब जो लड़की जो भी बोल सकते हैं। तो अपनी पत्नी का सम्मान करने वाला, बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देने वाला, मतलब बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा पर क्या है उस पर ध्यान देने वाला, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला तथा परिवार को अधिक से अधिक सुख सुविधा प्रदान करने वाला। मतलब एक पुरुष का काम क्या है कि अपने घर को ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा में रखने वाला। पत्नी का घरेलू कार्य में सहयोग प्रदान करना, मान लीजिए कि कोई काम में जैसे उनकी जो वाइफ है बिजी है तो थोड़ा हेल्प कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि अधिक सुविधा प्रदान करने वाला, पत्नी का घरेलू कार्य में सहयोग प्रदान करने वाला और एक पुत्र के रूप में अपने माता पिता का वृद्धावस्था में ध्यान रखना। देखिए बहुत होता है कि मतलब जब कोई माता पिता वृद्धावस्था में चले तो उसका बेटा छोड़ देता है या उसका उतना सेवा नहीं करते, तो ये नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। ये बहुत गलत होता है, क्योंकि आपको बचपन से वही पाल कर बहुत बड़ा की है, समझ रहे हैं। बहुत मतलब दुख सुख बहुत होता है, दुख सुख सहकर उतना बड़ा किया, अब बाद में छोड़ देते, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है। तो एक पुत्र के रूप में अपने माता पिता का वृद्धावस्था में ध्यान रखने वाला, और भाई के रूप में बहन की, यहाँ लिखा है भाई के रूप में बहन की हर बुरे समय में मदद करने के रूप में परिवार की भूमिका थी। देखिए जो उसकी बहन है, जो कोई भी भाई का एक बहन होता है, उसको क्या करना है हर बुरे वक्त में क्या करना कि बुरे समय में मदद करने के रूप में परिवार में भूमिका होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि घर के बाहर के जितने भी कार्य है उनमें पुरुष लिंग की भूमिका होती है। मतलब हम कह सकते हैं सेम, मतलब अर्थात हम बोल सकते हैं कि घर के जितने भी बाहर के जितने भी कार्य है वो कौन है, पुरुष लिंग की उसमें भूमिका होती है। आइए अब देखते हैं वर्तमान समय में पुरुष लिंग की भूमिका परिवार में एक सहयोगी के रूप में अपनी पहचान बनाने की आवश्यकता है। देखिए अभी वर्तमान समय में क्या है कि मान लीजिए कोई पत्नी कोई काम करे, उसकी कोई वाइफ काम करे, तो उसमें क्या हम सहयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उससे क्या हमारा अति चेंज हो जाएगा, लिंग चेंज हो जाएगा। तो वही चीज कहा गया है कि वर्तमान समय में पुरुष लिंग की भूमिका परिवार में एक सहयोगी के रूप में अपनी पहचान बनाने की आवश्यकता है, जहाँ वह अपनी 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 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलती अति हो गया है, यहाँ पर पत्नी लिख सकते हैं, यहाँ पर पत्नी कर दीजिएगा, ठीक है। पत्नी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ अपनी पत्नी के कार्यों में सहयोग करे, जहाँ क्या करे अपनी पत्नी के कार्य में क्या करे, सहयोग करे तथा उनका सम्मान करे। देखिए कोई भी कार्य है, मान लीजिए कोई खाना ही बना रही है, मान लीजिए कोई जैसे कोई चीज़ करना है, पत्नी कर रही है तो आप कर देंगे तो क्या हो जाए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि अपनी पत्नी कार्यों में सहयोग करे तथा उसका सम्मान करे। वह एक आदर्शवादी पिता के समान अपने बच्चों को निर्देशित करे, परंतु साथ ही परिवार में प्रजातांत्रिक वातावरण, देखिए प्रजातांत्रिक मतलब होता है कि सबको बोलने का अधिकार दे,
बहुत जगह क्या होता है कि नहीं बोलने दिया जाता है, मतलब कोई चीज़ को अपना मतलब कोई चीज़ रखना ही है, मतलब अपना कोई विचार रखना है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि मतलब लोग मतलब प्रजातांत्रिक का मतलब हो गया कि वहाँ सब बोल सके, ठीक है। और राजतांत्रिक का मतलब है कि सिर्फ मतलब भारत क्या है कि लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक है, मतलब यहाँ सब कुछ बोल सकता है, जो अपना विचार रख सकता है। तो वही चीज़ क्या बोला है कि परंतु साथ ही परिवार में प्रजातांत्रिक वातावरण निर्मित करे, जिससे परिवार के अन्य सदस्य की इच्छा का भी सम्मान हो सके। मतलब क्या है उसका इच्छा है, मतलब सबसे पूछ करे कोई मतलब अथी हो, इच्छा का सम्मान हो सके। पुरुष को परिवार में एक शासक के रूप में नहीं बल्कि एक सहयोगी के रूप में भूमिका बनाने की आवश्यकता है। देखिए वर्तमान समय में क्या है कि पुरुष को एक शासक के रूप में नहीं, एक सहयोगी के रूप में भूमिका बनाने की, लिंग भूमिका बनाने की आवश्यकता है। देखिए बहुत अच्छी बात लिखी है, इस चीज़ को एक बार आप पढ़ लीजिएगा ना तो आपको सब चीज़ याद हो जाएगा, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि पुरुष प्रधान समाज में पुरुष को सर्वे सर्वा माना जाता है। देखिए पुरुष प्रधान होता है ना, सब कुछ क्या है पुरुष ही है, मतलब केंद्र बिंदु क्या है पुरुष है। तो वही चीज क्या है कि पुरुष प्रधान समाज में पुरुष को सर्वे सर्वा माना गया है। पुरुष परिवार में विभिन्न प्रकार की अंतक्रिया करता है, अंतक्रिया मतलब विभिन्न प्रकार की क्रिया करता है। परिवार में पुरुष का पिता के रूप में सबसे अधिक महत्व माना जाता है। कोई भी समाज में पिता को परिवार का सूत्रधार माना जाता है, मतलब कोई भी परिवार में पुरुष को मतलब पुरुष होता है वो पिता के रूप में सबसे अधिक महत्व माना जाता है कि उसको अपने बेटा का बेटी का सबका टेंशन रहता है, तो सबसे बड़ा महत्व उन्हीं का होगा। तो कोई भी समाज में पिता को परिवार का सूत्रधार माना जाता है। आइए आप देखते हैं, लिखा हुआ है वो अपने व्यक्तित्व के अनुरूप अपनी संतानों पर अपनी छाप छोड़ता है। देखिए आप एगो चीज देखते होंगे, जैसा पिता रहता है वैसे उसके बेटा में वो गुण आता है, व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी उसके बेटा में ट्रांसफर होता है। तो वही चीज कहा गया है कि वो अपने व्यक्तित्व के अनुरूप अपनी संतानों पर अपनी छाप छोड़ता है। परिवार में सभी बच्चों को एक दृष्टि से देखना, लिंग भेद न करना, सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करना, उनकी अधिकतम आवश्यकता की पूर्ति ही एक अच्छे पिता के रूप में उनकी भूमिका होती है परिवार। देखिए बहुत अच्छा बात कहा गया है कि बहुत जगह देखते होंगे कि एक बेटा को कम पढ़ाता है, दूसरा बेटा को क्या करता है ज़्यादा पढ़ाता है, या बेटी को तो थोड़ा भी नहीं पढ़ाता है। ये चीज़ का तो हम बहुत ज़्यादा विरोधी है। देखिए कहा गया है एकदम अच्छी बात कि परिवार में सभी बच्चों के एक दृष्टि से देखना, मतलब एक मतलब कोई में भेदभाव नहीं करना, समझ रहे हैं। तो परिवार में सभी बच्चों को एक दृष्टि से देखना, लिंग भेद नहीं करना। मान लो लड़की है तो बोलेंगे उसको नहीं पढ़ने के लिए, लड़का को थोड़ा, ये सब नहीं होना चाहिए। सबको बराबर शिक्षा देना चाहिए, सब में बराबर होना चाहिए। लिंग भेद न करना, सभी को शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध करना, मतलब एक समान अवसर उपलब्ध करना। उनकी जैसे गांव में देखते हैं कि जो बेटा होता है उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, बेटी होती है सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो ये सब चीज़ नहीं होना, सबको बराबर शिक्षा देना चाहिए। समान अवसर उपलब्ध कराना, उनकी अधिकतम आवश्यकताएं की पूर्ति की जा सकते, जो एक अच्छे पिता के रूप में उसकी भूमिका होती है परिवार में। आइए अब देखते हैं घर में पति के रूप में भी पुरुष की विशेष महत्व है। मतलब घर में पति के रूप में भी पुरुष की विशेष महत्व है। एक अच्छे पति का यही भूमिका होती है कि वो अपनी पत्नी को अपनी दासी न समझे बल्कि अर्धांगिनी समझे, मतलब दासी न समझे, मतलब दासी समझ रहे हैं ना कि मतलब नौकर टाइप का बोल सकते हैं। तो वो अपनी पत्नी को क्या करे कि दासी न समझे बल्कि अर्धांगिनी, मतलब अर्धांगिनी मतलब समझ रहे हैं, अर्धांगिनी समझे। पति के रूप में वो अपनी पत्नी के साथ सहयोगी बनकर कार्य करे, न कि शासक के रूप में। मतलब क्या करे कि पति के रूप में वह पत्नी के साथ सहयोगी बनकर कार्य करे, न कि शासक के रूप में। उसे पत्नी के साथ स्नेहपूर्ण संबंध विकसित करने चाहिए तथा पत्नी को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक मतलब समझ रहे हैं, तो साइकोलॉजिक सुरक्षा देना चाहिए। मतलब कोई मनोवैज्ञानिक समझ रहे हैं ना कि कोई टॉर्चर कर रहा है तो उसका भी सुरक्षा देना चाहिए, समझ रहे हैं ना, ब्लैकमेल कोई करने नहीं चाहे। तो वही चीज बोला जा रहा है कि पति के रूप में वो अपने पत्नी के साथ सहयोगी बनकर कार्य करे, न कि शासक के रूप में। उसे पत्नी के साथ स्नेहपूर्ण संबंध विकसित करने चाहिए तथा पत्नी को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान भी करना चाहिए। देखिए ये सबसे बड़ा अभी वर्तमान समय में ये मतलब मनोवैज्ञानिक सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब देखते हैं महिला लिंग की भूमिका। पुरुष लिंग की भूमिका खत्म हो गया, अब महिला लिंग की भूमिका परिवार में देखते हैं। भारतीय समाज में महिला लिंग की भूमिका परिवार में उनके घरेलू दायित्वों, बच्चों को जन्म देना, पालन पोषण करना, भोजन पकाना, घर की साफ सफाई करना तथा घर को सुव्यवस्थित रखना रखना और पुरुषों के निर्णय को क्रियान्वित करने में उन्हें सहयोग प्रदान करने के रूप में होती है। देखिए बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है, जो अभी वर्तमान समय देखिए हम नहीं कर रहे हैं, जो हो रहा है उसके बारे में हम बात, जो आपके भारतीय समाज में भी होता है वही चीज़ को हम बोल रहे हैं। लिखा है कि भारतीय समाज में महिला लिंग की भूमिका परिवार में उनके घरेलू दायित्वों, घर का कार्य करने, हम तो बोले हैं पहले कि सिंपल आप अपने भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा लैंग्वेज अच्छा लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। भारतीय समाज में महिला लिंग की भूमिका परिवार में उनके घरेलू दायित्वों, बच्चों को जन्म देना, पालन पोषण करना, भोजन पकाना, घर की
साफ सफाई करना तथा घर को सुव्यवस्थित रखना, मतलब अच्छा से साफ सफाई करके रखना, और पुरुषों के निर्णय में, मतलब जो निर्णय ले रहे हैं उसको क्रियान्वित करने में उन्हें सहयोग प्रदान करने के रूप में होती है। महिला लिंग की भूमिका यही है। प्राचीन समय में परिवार में महिलाओं की भूमिका एक आर्थिक केंद्र बिंदु के रूप में कभी नहीं होती थी। मतलब प्राचीन काल में आर्थिक मतलब कमाने के रूप में कभी नहीं, कब वो करेगी तो घर के ही कार्य करेगी, केंद्र के रूप में कभी नहीं होती थी। लेकिन वर्तमान समय में महिलाएं आवश्यकता पड़ने पर घर के बाहर जाकर धना धनार्जपार्जन करती है, और उन्हें भी समाज एक आर्थिक शक्ति के रूप में देखिए आज के समय में गांव में की भी लड़कियां, शहर की भी लड़की भी जॉब कर रही है। पहले ऐसा बात नहीं था, पहले सिर्फ पुरुष ही जॉब करते थे, लेकिन महिला भी जॉब कर रही है। आप जाइए ना शहर में, देखिएगा हर चीज़ में आपको, हर सेक्टर में, क्षेत्र में मिल जाएगा जहाँ महिला आपको जॉब करती मिल जाएगी। तो वही चीज़ कहा गया है कि वर्तमान समय में महिलाएं आवश्यकता पड़ने पर घर के बाहर जाकर धनापार्जन कर रही है, और उन्हें भी समाज एक आर्थिक शक्ति के रूप में देख रही है। फिर लिखा हुआ है परिवार में महिला लिंग की भूमिका भिन्न भिन्न रूपों में होती है। मतलब परिवार में महिला लिंग की भूमिका भिन्न भिन्न रूपों में होती है, जैसे माता, पत्नी, पुत्री तथा पुत्रवधू, मतलब बहू बोल सकते हैं, जो आदि के रूप में, मतलब माता, पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू जिसे बहू बोलते हैं, आदि रूप में। एक नारी में घर एवं समाज इन सभी भूमिकाओं को भली प्रकार से निभाने की आशा रहती है। मतलब क्या रहती है, एक नारी में घर एवं समाज इन सभी भूमिकाओं को भली प्रकार से निभाने की आशा रखती है। मतलब जो भूमिका होगा वो सब, मतलब माता के रूप में भी निभा सकती है, पत्नी के रूप में भी, पुत्री के रूप में तथा पुत्रवधी के रूप में। जैसे मान लें माता के रूप में कोई बेटा होगा, उस माता के रूप, फिर उस पत्नी, मतलब कोई पति के, जब शादी हो जाएगा तो पति के रूप में, फिर पुत्री के रूप में, जब जब अपने घर पर रहेंगे तो पुत्री के रूप में, तथा पुत्र वधू के रूप में, जब अपने सास के, जो बोलते हैं सास या जो है, आदि के रूप में। एक नारी में घर एवं समाज इन सभी भूमिकाओं को भली प्रकार से निभाने की आशा रहती है। माता के रूप में महिला परिवार में अपना संपूर्ण ध्यान बच्चे के विकास पर केंद्रित करती है। माता के रूप में जो माता जो बन जाती है, उसका सबसे प्रबल, मतलब महत्वपूर्ण कार्य क्या था, अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, कि बच्चा कैसे अच्छा बन सकता है। समझ रहे हैं ना। कितना भी कोई अथी लड़की होगी वो बहुत ज़्यादा फैशन वैशन, लेकिन जैसे ही माँ बनेगी वो अपने बच्चे पर ही संपूर्ण अथी कर लेगी। तो वही चीज़ कहा गया है कि एक नारी में, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है सभी, क्या लिखा है, हाँ, माता के रूप में महिला परिवार में अपना संपूर्ण ध्यान बच्चों के विकास पर केंद्रित करती है। वह माता के रूप में अपनी संतान में विभिन्नता, सामाजिक गुण जैसे ईमानदारी, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, सद्व्यवहार आदि आदतों को विकसित करती है। देखिए एकदम सही कहा गया है कि जो माता होती है अपने बच्चों में क्या करती है कि जो सामाजिक गुण है, जैसे ईमानदारी, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, सद्व्यवहार आदि आदतों को क्या करती है, विकसित करती है। माता ही बच्चों के अंदर नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास करती है। देखिए नैतिक का मतलब होता है कि सही और गलत चीज़ को पहचाना, समझ रहे? सही गलत, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होगा तो कोई आदमी को मार रहा होगा, चोर होगा, तो वो तो कहेगा गलत ही हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग में नैतिक विकास हो चुका है, हम तो कहेंगे गलत हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कोई कोई मतलब गरीब आदमी कोई मार रहा है, ठीक है, बिना गलती के मार रहा है, तो बच्चा क्या होगा, वो सोचेगा क्या कि सही, मतलब गलत या सही जो भी बोले, मतलब गलत या सही जो भी बोले, तो हम लोग क्या करेंगे, गलत हो रहा है। तो हम उनमें, बच्चा में नैतिक विकास नहीं हो रहा है, तो वो नई चीज़ समझ रहा है। तो हम लोग में नैतिक विकास है तो हम समझ रहे हैं। तो नैतिक विकास का मतलब ही होता है कि सही और गलत चीज़ को पहचानना। तो वही लिखा हुआ है कि माता ही बच्चों के अंदर नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का, चरित्र मतलब करेक्टर जो होता है, गुणों का विकास करती है। फिर लिखा है पत्नी के रूप में महिला की भूमिका, उसका दायित्व होता है कि वो अपने पति की देखभाल करे तथा उसकी सभी आवश्यकताओं को ध्यान रखे, और उसके व्यवसाय में रुचि ले तथा उसका विकास करने के लिए पति को प्रेरणा दे। मतलब देखिए जो क्या कहा गया है कि पत्नी के रूप में महिला की भूमिका, उसका दायित्व होता है कि वो अपने पति की देखभाल करे तथा उसकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखे, और उसके व्यवसाय में रुचि ले तथा उसका विकास करने में पति को प्रेरणा दे। मतलब जो उसका व्यवसाय है उसमें क्या करे, रुचि ले तथा उसको प्रेरित करे तो और अच्छा वो कर सके। फिर आगे है कि पत्नी के रूप में महिलाओं का यह भी दायित्व माना जाता है कि वो अपने पति के वंश को आगे बढ़ाकर उसके नाम को पीढ़ियों तक जीवित रहे। देखिए सबसे जरूरी ये चीज़ है कि पत्नी के रूप में महिला का यह भी दायित्व माना जाता है कि वो अपने पति के वंश को आगे बढ़ाकर उसके उसके नाम को पीढ़ियों तक जीवित रखे। फिर लिखा है कि पुत्री के रूप में समाज महिला, सॉरी हाँ, पुत्री के रूप में समाज महिला से परिवार एवं समाज के द्वारा बनाए गए नियमों तथा पारिवारिक मर्यादाओं के अनुसार कार्य चलने की अपेक्षा रखता है। देखिए गाँव जिस आप समाज में रहते होंगे तो वहाँ की जो बेटी होती है तो उसको क्या उसका एक ही मतलब अति रहता है कि जो समाज द्वारा जो नियम बनाया गया है, जो पारिवारिक मर्यादाएं हैं, उसके अनुसार कार्य करने की अपेक्षा रखते हैं। तो वही चीज़ लिखा है कि पुत्री के रूप में समाज महिला से परिवार एवं समाज के द्वारा बनाए गए नियमों तथा पारिवारिक मर्यादाओं के अनुसार कार्य करने की
अपेक्षा रखता है। देखिए निष्कर्ष लिखा है कंक्लूजन कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में पुरुष एवं महिला लिंग दोनों की भूमिका परिवार में महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों के सहयोग से ही परिवार का निर्माण होता है। हम ये भी जानते हैं कि पुरुष एवं महिला दोनों ही जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, अतः परिवार में दोनों लिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। थैंक यू।